बेटा ये अगेन आपको ऑफ रिवेंज के साथ भी मैं 2 फाइल्स ही शेयर करूँगी, ठीक है? जिसमें आपको जो है ये शो होगा ऑफ रिवेंज बाय फ्रांसिस बेकन, और इसके अंदर अगेन यहाँ पे देखें टेक्स्ट है और फिर उसकी नीचे आपको एक्सप्लेनेशन शो होगी। ऑफ रिवेंज की ये टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जो है ये मैं आपको जो इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ऑफ रिवेंज की ऑन रिवेंज, वो मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे देखें ऑन रिवेंज, रिवेंज किसे कहते हैं? इंतकाम को, ठीक है? इंतकाम लेना। ऑन रिवेंज 1625 is a typical highly logical Bacon argument against private revenge and acknowledges that public revenges are for the most part fortunate. वो कहता है कि ये जो रिवेंज है ये हाईली लॉजिकल बेकन आर्गुमेंट करता है प्राइवेट रिवेंज के अगेंस्ट, और वो एक्नॉलेज करता है कि ये जो पब्लिक रिवेंजेस होते हैं आर फॉर द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट होते हैं. द लैंग्वेज इज डायरेक्ट एंड फ्री ऑफ convoluted syntax. Bacon chief argument is that revenge is perversion of the law. ये जो है लॉ के अगेंस्ट जाना है रिवेंज. द फर्स्ट रॉन्ग इज गवर्न्ड बाय द लॉ. सबसे पहली बात ये कि वो कहता है पहला जो रॉन्ग होता है वो तो गवर्न्ड बाय द लॉ होता है, बट इट्स ऑफेंसिव. बट द एक्ट ऑफ रिवेंज इज आउटसाइड द लॉ. लेकिन वो कहता है एक तो चीज है ना कि आपने जो है लॉ में कुछ गड़बड़ कर दी है, लेकिन दूसरा एक्ट क्या है? एक्ट ऑफ रिवेंज इज आउटसाइड द लॉ. जो इंतकाम होता है वो हमेशा अदालत से बाहर लिया जाता है, ठीक है? आउट ऑफ द लॉ, कानून से बहुत बाहर होता है जो रिवेंज होता है. Immediately appealing to a sense of moral superiority, Bacon points out that ignoring a wrong makes a man superior to the person who committed the first wrong. वो कहता है कि जब आप एक बुराई को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, एक इंसान ने कुछ गलत किया और आपने उसको इग्नोर कर दिया, उसको मना नहीं किया, तो वो मैन को सुपीरियर कर देता टू पर्सन हु कमिटेड द फर्स्ट रॉन्ग. जो पहली दफा गलती करता है और उसको मना नहीं किया जाता, तो फाइनली क्या होता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि वो मजीद गलती कर देता है. कुरान मजीद में है ना कि हमने इस उम्मत को इसलिए निकाला, किस लिए निकाला? ताकि ये नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करें. और आगे जाके अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम पे एक ऐसी कौम मुसल्लत कर देंगे जो तुमसे भी कमतर हो. कमतर कौम हमारे ऊपर मुसल्लत की जाएगी, हमसे बुरी कौम मुसल्लत की जाएगी हम पे, अगर हम ये काम नहीं करेंगे कि लोगों को बुराई से मना नहीं करेंगे और नेकी का हुक्म नहीं देंगे. तो हमारा जो मेन टास्क है एज एन उम्मत मुस्लिमा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इमामत दी है तो ऐसे ही मुसलमान नहीं बना दिया. अल्लाह ताला ने अगर रैंक दिया उम्मत मुस्लिमा का तो उसकी उसमें कुछ ड्यूटीज भी हैं. यहाँ पे भी बेकन वही बात कर रहा है कि जब आप फर्स्ट रॉन्ग में एक इंसान को मना नहीं करते तो इट मीन्स कि आप उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो मज़ीद रॉन्ग करें. फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा है, वो गलत करता है, हम बड़े उसको वाह भाई वाह आज तो मेरे बच्चे ने डांस किया, आज तो बेटा शाहरुख खान की तरह डांस तो करके दिखा. ये तो हमारा एक चीज गलत है और हम अपने बच्चे को कह रहे हैं तुम शाहरुख खान को फॉलो करो, ठीक है, तुम सलमान खान को फॉलो कर लो. हमारी बेटी जो है वो उसको हम खुद कहते हैं बेटा कैट वॉक करके दिखाओ, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ. तो मैं खुद से अपनी बेटी की शर्म हया ईच एंड एवरीथिंग जो है वो खत्म कर रही हूँ. लिटरली आजकल अभी रिसेंटली मेरी अपनी फ्रेंड है, उस शी was arguing with her parents कि I want to do modeling and you are stopping me from doing that. मुझे ये बताएं वो मॉडलिंग तक पहुंची कैसे, उसकी सोच वहां तक पहुंची कैसे? आखिर उसके घर में कुछ ऐसा हुआ है तो वो आज आर्ग्यू कर रही है. हम बच्चों के दिमाग से खुद बेटा निकाल देते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. पहले हम खुद उसको गलत करना सिखाते हैं, पहले हम खुद उसको कहते हैं बेटा तुम मॉडल बन के दिखाओ, थोड़ा सा यूं करके माएँ तस्वीरें खींच रही होती हैं. देयर आर मेनी केसेस में आजकल देख रही होती हूँ, उल्टे उल्टे काम करवा के आप अपने बच्चों को कह रहे हैं भाई वीडियो बनाओ, ठीक है? तो हम क्या कर रहे होते हैं, वन डे वो आपके साथ इन्हीं पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू करते हैं कि आई वांट टू डू द मॉडलिंग ऑन द स्टेज एंड यू आर स्टॉपिंग फ्रॉम मी. उसको नहीं पता कि दैट इज द रॉन्ग थिंग. द रीजन उसको कभी किसी ने बताया नहीं कि ये चीज गलत है.
बचपन से हम नहीं बच्चों को बताते, हम बचपन से उनके जो आइडियल्स क्रिएट करते हैं ना, वो शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ एंड दिस एंड दैट, ये सारी यही चीजें ही उनको क्रिएट कर देता है उनके दिमाग में। मुझे नहीं पता आजकल की कौन सी हीरोइंस आ रही हैं। तो हमें वो जो टॉक शोज में अजीबोगरीब हुलिये में आई हुई खवातीन, इवन वो रमजान शरीफ के उसमें वो कौन बिठा देते हैं, वो एक्ट्रेसेस बिठा देते हैं जो थोड़ी देर के लिए दुपट्टा पहन के हमें बताती हैं कि ये इस्लाम है। तो बेटा जब हम ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाएंगे तो हम सुनना भी फिर रीमा के जबान से हदीस सुनना पसंद करेंगे, उसको देखना पसंद करेंगे। ठीक है, तो द रीजन हमने अपने आइडियल्स फॉल्स कलेक्ट वो जो है हमने ऑप्शन गलत सिलेक्ट कर। अगर हम ऑप्शन सही सिलेक्ट करते अपने बच्चे के लिए वेरी फर्स्ट डे, तो आज मेरा बच्चा मुझसे ये ना कहती, मेरी बेटी मुझे ये ना कहती, मामा आई वांट टू डू अ मॉडल, आई वांट टू डू मॉडलिंग। ठीक है, मॉडल का मतलब ये है कि आपने पूरी दुनिया के सामने अपने आप को एक मॉडल पेश कर दिया। ठीक है, फहाशी और उरियानी के इंतहा, उसको मॉडलिंग कहते हैं। द रीजन, हर वक्त सेल्फीज, हर वक्त कैमरा, हर वक्त मॉडलिंग। स्कूल के अंदर देखें, जब हमारा मुझे आज भी याद है हमारी जब फेयरवेल हुई थी, मॉडलिंग तो मस्ट होती थी, कैटवॉक तो मस्ट होती थी, एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंग जो कि प्रमोट की जाती है। तो जब आप फर्स्ट स्टेप के अंदर बेहयाई को आम करते हैं तो वेरी नेक्स्ट स्टेप उससे कहीं आगे होगा। जो दूसरी छलांग लगेगी ना बेटा, वो उससे कहीं आगे होगी। पहले शर्म और हयाई मारी जाती है, और आज स्कूल लेवल पे ये शर्म हया मार दी गई है बच्चों की। अगर हमारा 14 अगस्त का भी कोई होता है ना, क्या कहना चाहिए, 14 अगस्त या कोई कौमी इवेंट होता है, उसमें भी बच्चे नाच ही रहे होते हैं, गा ही रहे होते हैं, उसके अलावा कोई वहाँ पे वो कोई नेशनल वो लोगों के अंदर प्रमोट नहीं हो रहा होता। तो दैट इज द थिंग कि जब आप फर्स्ट टाइम पे ही बच्चे को या किसी इंसान को इग्नोर कर देते हैं उसकी रॉन्ग डूइंग को, तो आप उसको मजीद कॉन्फिडेंट कर देते हैं, एंड इन एन अटेम्प्ट टू ऐड कॉमन सेंस टू द मिक्स ऑफ रीजन। और फिर हम क्या करते हैं, उसको रॉन्ग, एक तो उसको रॉन्ग में सपोर्ट करते हैं, फिर हम अपनी कॉमन सेंस को यूज करके गलत को सही बनाते हैं। बेकन पॉइंट्स आउट दैट वाइज मैन हैव एनफ टू डू विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और बेकन ये कहता है कि ये जो वाइज मैन होते हैं ना, वो ये प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ इस तरह की बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंस अ रॉन्ग इन द पास्ट कैन नॉट बी मेड राइट, रॉन्ग इन द पास्ट आपका कभी भी राइट नहीं हो सकता। इट्स बेस्ट टू कॉन्सेंट्रेट टू ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बेस्ट है कि आप कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए, आपका पास्ट कभी भी जो सही है वो गलत नहीं हो सकता, और गलत सही नहीं हो सकता। अब अगर कभी हमारे से पास्ट में गलत हो गया, तो बेस्ट ये है कि हम पास्ट को सही गलत या उसकी आर्ग्यू में ना पड़ेंगे, जी मैंने यूं इस वजह से किया था या किस वजह से किया था। जो गलत हो गया वो अब सही नहीं हो सकता। तो अब वेकन कहते हैं बजाय इसके कि पास्ट को सही और गलत करने की बजाय अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना ऑन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, कि प्रेजेंट में हम ऐसे ना करें, और जो फ्यूचर है, प्रेजेंट हमें किस तरह से अपना पॉजिटिव बनाना है, और उसके रिजल्ट फिर फ्यूचर में भी पॉजिटिव होंगे, और फ्यूचर में हमें ऐसा नहीं करना जो हमने पुरानी रॉन्ग डूइंग्स की हैं। Bacon continues to appeal to common sense in his argument that no man seeks to harm for its own sake. कोई भी इंसान अपनी sake के लिए नहीं harm करता. We can argue that one, and that getting mad at some time for trying to better himself is not a worthwhile exercise. और एक इंसान getting mad at someone for trying better और जनूनी तौर पे बेहतर करना, प्रोग्रेस करना, जैसे मैं कहती हूँ ना, पैशन के पीछे भागना, इज नॉट वर्थवाइल एक्सरसाइज। ये कोई वर्थवाइल एक्सरसाइज नहीं होता बेटा। प्रोग्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन जुनूनी तौर पे पैशन के पीछे भागना, दैट इज द रॉन्ग थिंग। ये बहुत एक गलत एक्सरसाइज है। एंड if a man does harm because he is just bad, well, that's his nature, and ill nature dictates his action. और अगर एक इंसान जो है वो नुकसान देता है बिकॉज ही इज जस्ट बैड, क्योंकि वो सॉरी एक इंसान जो कि गलत करता है, हाँ नुकसान पहुंचाता है, बिकॉज ही इज जस्ट बैड, क्योंकि वो बैड है, वेल दैट्स हिज नेचर, ये उसकी नेचर है, बट हिज इल नेचर डिक्टेट्स हिज एक्शन। लेकिन उसकी जो इल नेचर होती है एक्चुअली वो डिक्टेट करती है उसके एक्शंस को। देखें बेटा, एक अच्छा इंसान है ना, अच्छी सोच वाला इंसान है, उसको पता है मेरे भी पैशंस हैं। एक बुरी सोच वाले इंसान के भी पैशंस हैं, सबके पैशंस होते हैं।
सबके कुछ एम्स होते हैं। ये प्रोग्रेस करने का जज्बा बेटा सबके अंदर है, अच्छे के अंदर है, बुरे के अंदर है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सबके अंदर है। लेकिन नेचर सबकी डिफरेंट होती है। कुछ इंसानों की नेचर पॉजिटिव होती है, वो पॉजिटिवली अपने पैशंस को लेके चलते हैं। कुछ लोगों की नेचर सेक्रीफाइसिंग होती है, वो लोगों को नुकसान पहुंचा के अपने पैशंस को ओवरकम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले अपने रिश्ते निभाते हैं, उसके बाद वो अपने पैशंस और ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो एंड स्टडी वो काम कर रहे होते हैं, और वो असल में असल सक्सेसर्स वो होते हैं। एक वो इंसान होता है जो कि इल नेचर होता है, उसको नहीं, वो नहीं बॉदर करता, वो कहता है मेरे पैशन से इम्पोर्टेंट है एंड आई हैव टू डू दैट। उसके लिए वो डू एंड डाई के सिचुएशन में चला जाता है, वो गलत और सही का फर्क भूल जाता है। तो ये उसकी इल नेचर होती है। पैशन देखें हर कोई ओवरकम, हर कोई उसको जो है अप्रोच कर लेता है। ठीक है, एक बुरा इंसान भी कर लेगा, एक अच्छा इंसान भी कर लेगा, एक दरमियाना इंसान भी कर लेगा, एक जो है सेक्रीफाइस करने वाला भी कर लेगा। लेकिन हु इज द सक्सेसर, असल कामयाब कौन से वाला है, जो स्लो एंड स्टडी करके सही रास्ते पे चल के अपनी मंजिलों को तय करके अपने रास्ते की हर्डल्स को ओवरकम करके वो यहाँ तक पहुंचता है, उसकी तो सक्सेस अल्टीमेट होगी। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने डू एंड डाई, सच एंड सच और गलत और ये सारी चीजें उनको वो कर लिया, वो फिर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो उसकी फिर जल्दी सक्सेस भी जल्दी होगी और उसका सक्सेस उसकी अल्टीमेट नहीं होगी, जल्दी गिर जाएगा। इन बेकन, इफ बेकन आर्ग्यूज वन एंगेजेस इन रिवेंज, और इसी तरीके से अगर एक इंसान अपने आप को रिवेंज में एंगेज कर लेता है, दैट हैज नो लॉफुल रेमेडी, जिसकी कोई लॉफुल रेमेडी नहीं है, देन दैट रिवेंज माइट बी टॉलरेबल, तो उसका रिवेंज जो है वो टॉलरेबल होना चाहिए। बट ही वांट्स दैट पर्सन सीकिंग रिवेंज शुड मेक श्योर दैट नो लॉ दैट विल पनिश हिम। लेकिन वो वार्न करता है एक ऐसे इंसान को, दैट पर्सन सीकिंग रेवेंज, कि एक ऐसा इंसान जो कि रेवेंज को सीख कर रहा है, यानी कि अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है, शुड मेक श्योर कि देयर इज नो लॉ दैट विल पनिश हिम, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो उसको पनिश कर सके। एंड इट्स ओनली राइट दैट the person one is seeking revenge upon understand that he is the target, because the knowledge may make him sorry for his original action। और ओनली द, इट्स ओनली राइट कि एक पर्सन जो कि सीख करता है रेवेंज अपॉन, तो वो अंडरस्टैंड करता है कि ही इज द टारगेट, वही टारगेट है, बिकॉज दैट नॉलेज मे मेक हिम सॉरी फॉर हिज ओरिजिनल एक्शन, क्योंकि उसका जो नॉलेज है वो उसके ओरिजिनल एक्शन के लिए उसको मतलब उसके लिए मतलब सॉरी का बायस उसके लिए सैडनेस का बायस बन सकता है। Bacon ends the essay pointing out that public revenge on bad leaders is for the most part fortunate। वो कहता है कि ये जो पब्लिक रिवेंज होता है ऑन बैड लीडर्स, जो कि बैड लीडर से रिवेंज लिया जाता है, इज द मोस्ट पार्ट फॉर्चुनेट, वो फॉर्चुनेट होता है। जो बैड लीडर से रिवेंज लिया जाता है वो बिल्कुल वो कहता है फॉर्चुनेट होता है। बट रिमाइंड्स हिज रीडर दैट प्राइवेट रिवेंज इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमारा ये जो प्राइवेट रिवेंज होता है ये अनफॉर्चुनेट होता है। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि हम अपने एम्स एंड एम्बिशन पे फिर फोकस नहीं कर पाते। हम कहते हैं पहले मैं इसको जरा चार सुना लूं फिर मैं अपना काम करूंगी। तो जिन लोगों के इरादे बुलंद होते हैं बेटा, वो बदले लेने का नहीं सोचते, वो अपने एम्स पे काम कर रहे होते हैं, अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे काम कर रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसने मेरे साथ क्या कर दिया। तो प्राइवेट रिवेंज जो होता है वो हमेशा इंसान को नुकसान देता है, लेकिन जो पब्लिक रिवेंज होता है, लाइक जो बैड लीडर से लिया जाता है, वो हमेशा फॉर्चुनेट होता है फॉर द नेशंस। ठीक है, वो नेशंस के लिए फॉर्चुनेट होता है। अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन एवुलेट्स अ पीस ऑफ राइटिंग, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमेशा एवुलेट करती है पीस ऑफ राइटिंग को। ठीक है, हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या करते हैं, एवेल्युएट कर रहे होते हैं piece of writing को, attempting to explain the purpose of the work and whether or not the writer successfully achieved his or her goals। In Of Revenge, Bacon takes a strong stand against private revenge। वो जो है कहता है कि प्राइवेट रिवेंज इंसान को नहीं लेना चाहिए। He defines private revenge as one person taking the law into his own hands to punish an enemy। और रिवेंज के अंदर बेकन जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है अगेंस्ट प्राइवेट रिवेंज, और वो डिफाइन करता है प्राइवेट रिवेंज को
एज वन पर्सन टेकिंग लॉ इनटू, एक इंसान कानून को अपने हाथों में लेता है ताकि वो पनिश कर सके अपने एनिमी को, तो वो जो है इसको नहीं मतलब जो है फेवर करता। As in all his essay, Bacon here studies a topic in an objective, rational way, turning it over and examining it. He determines that revenge had a very little use or merit, contending it often does more harm to the person seeking vengeance than its worth. अपने तमाम ऐसे के अंदर बेकन जो है टॉपिक को एक ऑब्जेक्टिव यानी कि बीइंग एन ऑब्जर्वर रेशनल वे में बात करता है और टर्निंग इट ओवर एंड एग्जामिनिंग इट, वो डिटरमाइन करता है कि रिवेंज का वेरी लिटिल यूज और मेरिट है या मेरिट है, कंटेंडिंग इट ऑफन यू डज मोर हार्म टू पर्सन सीकिंग वेंजेंस दैट इट्स वर्थ। ठीक है, एक इंसान जो है जितनी देर में उसने वो लेना है ना, बदला लेना है, तो उसको खुद को ज्यादा नुकसान हो जाएगा देन इट वर्थ, जितनी की उसकी वर्थ है उससे कहीं ज्यादा उस इंसान को नुकसान होता है जो कि बदला लेता है। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड रिवेंज एज डिस्ट्रप्टिव एंड अ वे ऑफ अंडरमाइनिंग द लॉज ऑफ स्टेट, और वो रिवेंज को जो है वो डिस्ट्रप्टिव और अंडरमाइनिंग अंडर अ वे ऑफ अंडरमाइनिंग द लॉज ऑफ स्टेट, वो उसको लगता है कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, विच वर पुट इन प्लेस टू इनेक्ट जस्टिस, जो कि जस्टिस को खत्म करता है। एट द सेम टाइम ही नोट्स दैट व्हेन देयर इज नो लॉ टू इंश्योर जस्टिस, प्राइवेट रिवेंज बिकम्स मोर अंडरस्टैंडेबल। वो कहता है जब कोई जस्टिस नहीं होता, लॉ ऑफ जस्टिस नहीं होता, तो फिर क्या होता है, प्राइवेट रिवेंज जो है वो फिर आम हो जाता है। Bacon is convincing in his persuasion of the reader that revenge hurts more than it helps, कि एक रिवेंज जो होता है वो ज्यादा हर्ट करता है इंसान को than it helps. The essay, short and to the point, starts off from the very first sentence criticizing revenge. Revenge is a kind of wild justice. When the more man's nature runs to, the more ought law to weed it out. वो कहता है ये एक वाइल्ड जस्टिस है, जितना इंसान द मोर मैन्स नेचर रन्स टू, जितना इंसान उसके पीछे भागता है उतना ही उसको उससे नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक जब क्या कहते हैं जख्म होता है ना, जब वो खुश्क होने लगता है तो उसमें खारिश होने लगती है। अगर तो हम उसको खारिश करके उखेड़ लेते हैं उसको वहां से, तो क्या होता है वहां से वो ब्लीड कर जाता है, दोबारा से वो जो वाउंड होता है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, आपका दोबारा से खून निकल आता है वहां से। सेम इज द केस विद आवर पास्ट मेमोरीज। ठीक है, के कभी तो इससे काश के बदला लिया होता, कभी तो काश इसको सुनाई होती, ठीक है, कभी तो काश यूं किया होता। ये जो बेटा काश और किया होता या इसके बदले में मुझे यूं करना, बाज़ औक़ात लोग हमें बहुत कुछ कह देते हैं और हम चुप होते हैं, बाद में याद आता है ये कहना चाहिए था, वो शैतान की तरफ से होता है। और वो जो आपकी चुप होती है ना, वो आपको बड़ा फायदा दे जाती है। तो ये जो सब्र होता है ना बेटा, ये एक लम्हे का होता है। उस वक्त अगर आप फट पड़ते हैं तो मामला खराब हो जाता है, उसी वक्त अगर आप चुप कर जाते हैं तो मामला दुरुस्त हो जाता है। तो रिवेंज लेने का, बदला लेने का, टिट फॉर टैट वाली जो दुनिया है ना, जैसे को तैसा बेटा, ये या घी सीधी उंगली से ना निकले और टेढ़ी उंगली से निकाल लिया जाए, ये वो चीजें हैं जिसने दुनिया को बर्बाद करके रख दिया है। और रिवेंज का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, रिवेंज का कभी कोई फायदा नहीं होता, टिट फॉर टैट की दुनिया का कभी कोई फायदा किसी को भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये वाइल्ड टाइप ऑफ जस्टिस है। अभी हमने बदला नहीं लिया होता, लेकिन हम उस चीज को याद कर करके जितना अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं, वो टॉर्चर उस बंदे ने हमें इतना नहीं किया होता जितना हम खुद माइंड के अंदर उन सोचों को ला ला के हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं। दैट्स वाई इट इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। हम अपने जख्मों को खुद हरा रखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर नसियान का मादा रखा है, इंसान भूल जाता है और ये बड़ी गुड चीज़ है। लेकिन एक इंसान है, उसने अपने दुश्मन को भूलना ही कोई नहीं। उसने हर उस बुरे इंसान को सोचना है जिसकी सोच ने उसको तकलीफ देनी है, और ये भी शैतान की तरफ से होता है। शैतान चाहता है कि हम ऐसे लोगों को सोचते रहें ताकि कभी अल्लाह के बारे में सोचने का टाइम ना मिले। और शैतान चाहता है कि हम अपने दुश्मनों की गीबतें करते रहें ताकि उनकी गीबत करते करते हम जहन्नुम में चले जाएं और अल्लाह के बारे में बात करने का वक्त ही ना मिले, कहीं जन्नत में ना चले जाएं। कभी कभी तो मैं यहाँ तक कह रही होती हूँ, लोग करते हैं ना लीडर्स की बुराइयाँ करते हैं,
तो मैं कहती हूँ वो इन सारे लीडर्स ने जन्नत में चले जाना, तो वो अक्सर इज्तमाही बुराई हो रही होती है ना लीडर्स के खिलाफ। तो मैं कहती हूँ इन सारे लीडर्स ने ना, मैं बता रही हूँ ये सारे जन्नती हैं। तो कोई मुझसे पूछता है ना क्यों, मैं कहती हूँ इतनी करोड़ हमारी आवाम है, आप अंदाजा करें रोज की कितनी नेकियां ये 10 करोड़ आवाम इन लीडर्स को दे देती है अपनी, सिर्फ वो इनकी बुराइयां करके, और उनकी बुराइयां अपने खाते में डाल लेती है। तो मुझे बताएं ये लीडर्स जन्नती हैं कि नहीं है? ठीक है ना, तो दैट्स वाई वो जिससे मेरा कंसर्न नहीं है उसके बारे में मैं बात क्यों करूँ। तो बात सारी फिर वही आ जाती है कि हमें आदत पड़ गई है अपने रिवेंज को ग्रीन रखने की, ऐसे लोगों के बारे में सोचने की जो हमें तकलीफ देते हैं। In likening human relationships and human psyche at various times in the essay of plants in a garden, such as weeds, Bacon is able to show that revenge is both natural desire. इंसान की नेचुरल डिजायर है, वो चाहता है उसने मुझे गाली दी तो मुझे भी देनी चाहिए थी, अगर नहीं दी तो देनी चाहिए थी, बाद में जाके याद आता है। अगर उसने मुझे ऐसे कहा था तो मुझे भी ऐसे कहना चाहिए था। तो ये क्या है, ये इंसान की नेचर है। एंड येट वन दैट ऑट टू बी कम, और यही चीज हमें अंदर से ना खटकती रहती है, और करना चाहिए था, इसको चार सुनानी तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये रिवेंज जो होता है ना बेटा, ये इंसान को अंदर ही अंदर से खाता रहता है। तो इसलिए अवॉइड करें इसको, दरगुजर कर दिया करें, माफ कर दिया करें। और सबसे बड़ी चीज देखिए, कुरान मजीद में एक जगह लिखा हुआ है फाफू वसफाहू, ठीक है, फाफू माफ कर दो, वसफाहू, वसफाहू बेटा इसके बहुत डी मीनिंग है। माफ करो, ऐसे करो कि भूल जाओ, वसफाहू फिर उससे सुलह करो, और ऐसे सुलह करो कि उसको जोड़ दो, जो तुम्हें तोड़ दे उसको जोड़ दो। ये कुरान की कुछ आयात थी जो कि सब्र की आयात के बाद आई थी सूरह बाकरा में ना। तो फाफू, और अल्लाह ताला हुक्म दे रहा, फाफू कह रही है ना, वाव अलिफ आ गया एंड में, फाफू दरगुजर कर दो, वसफाहू और उनसे सुलह कर दो, ऐसे करो कि भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, जो तुम्हें तोड़ चुका है उसको जोड़ दो, ये अल्लाह कह। तो बेटा जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, वो बस इतना कहते हैं कि या अल्लाह तूने कह दिया मैंने मान, वो समीना व अताना होते हैं, हमने सुन लिया हमने मान लिया। ठीक है, वो ऐसे नहीं होते कि हमने सुन लिया और अब हम सोचेंगे कि करें कि ना करें। जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, जब अल्लाह ने कह दिया ना फाफू वसफाऊ, तो वो फिर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या है कि इंसान की नेचर है ना। तो यहाँ पे देखें, certain in taking revenge a man is, but even with his enemy, but in passing it over he is superior, for it is a prince its part to pardon। वो कहता है certainly taking revenge a man is but even his enemy। वो कहता है कि जब हम रिवेंज लेते हैं ना, हम अपने ही एनिमी होते हैं। क्यों? रीजन, अंदर से जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। वो जो जलना कुड़ना होता है ना बेटा, एक्चुअली हमें हमारे एनिमी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया होता जितना हमारा जलना और हमारा कुड़ना हमें नुकसान पहुंचाता है। बट इन पासिंग इट ओवर, लेकिन अगर आप उसको दरगुजर करते हैं, ही इज सुपीरियर, तो वो दरगुजर करने वाला सुपीरियर है। फॉर इट इज अ प्रिंस पार्ट टू पार्डन, वो बादशाह है जो माफ कर देता है, वो शहजादा है जो माफ कर देता है, वो अपने दिल का बादशाह है जो माफ करना जानता है। हजरत अली का कौल है ना कि पहलवान वो नहीं जो तुम्हें पछाड़ दे, मैदान में पछाड़ दे, पहलवान तो वो है जो दरगुजर करता है। तो बेटा ये बेकन ने पार्डन और उसको कंपैरिजन में रखा रिवेंज के, और ये मैंने रखा भी, इसको रेड कर दिया था, हाईलाइट कर दिया था। मुझे ये कोट बड़ी अच्छी लगी थी बेकन की, इसको जरूर लिखिएगा। अच्छा, एक दफा ना नबी पाक, आपने वो सुनी थी वीडियो मैंने शेयर की थी, उसमें एक दफा ना एक सहाबी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। थोड़ा इरेलीवेंट तो नहीं है, रेलेवेंट भी है, इरेलीवेंट भी नहीं है। एक सहाबी आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बेटा कभी भी आपको ना ऐसा रिश्ता नहीं तंग करेगा जो आपके खून का रिश्ता नहीं है। गैर नहीं तंग करते, अपने तंग करते हैं, खून के रिश्ते तंग करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैर ने थोड़ी कहा था
अपनों ने कहा था, अपने चचा मुखालिफ हो गए थे, अपने रिश्तेदार मुखालिफ हो गए थे। सबसे पहले जो मुखालफत होती है, टीज होता है, वो हमेशा अपने रिश्तेदारों से होता है। ठीक है, अब हाँ जी, अपने ही मारते हैं ना, गैर थोड़ी मारता है। तो बेटा बाहर वालों से दोस्ती करना आसान है, अपनों से बड़ा मुश्किल है, रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है। हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि ये जो रहम है ये रहमान से मुत्तसिल है। यानी कि राहामीम जो है, जो रूट वर्ड्स, अगर किसी ने अरबिक को रूट वर्ड्स के साथ पढ़ा हो कुरान को, तो उसे पता होगा कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। तो राहमीम जो रहम है वो रहमान से मुत्तसिल है, यानी कि राहामीम से ही मिलके रहम बनता है, और रहमान भी राहामीम रूट वर्ड से मिलके बनता है। तो जो इसको तोड़ेगा, रहम के रिश्तों को तोड़ेगा, मैं उसको तोड़ दूंगा, अल्लाह ताला का फरमान है। और जो इसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ दूंगा। तो बेटा जोड़ने वालों को अगर अल्लाह जोड़ देना, आप यकीन जानिए, आप यकीन जानिए, ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि दुख बड़ा होता है उस वक्त के जब हमें लोग टीज करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब हम जोड़ देते हैं ना उसको, अल्लाह हमारे दिल पे वो मरहम रख देता है कि आपकी सोच से भी बाहर है। तो अब बताइए, अल्लाह चाहिए या वो दुख चाहिए जो बंदे हमें देते हैं? अगर उन दुखों की वजह से मुझे अल्लाह मिल जाता है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई और चीज़ है नहीं। और बेटा ये जो रिश्ते हैं ना जो हमें तंग करते हैं, अल्लाह ताला की हुक्म से ही हमारी ज़िंदगी में आए होते हैं। अगर ये ना हो ना, हम अल्लाह को कभी ना पहचाने, मैं अल्लाह के कभी इतने करीब नहीं हूँ, यकीन जानिए, कभी भी ना होती अगर रिश्तों से डज ना लगी हुई होती, क्योंकि फिर मुझे हर चीज़ तो अच्छी मिल गई होती, फिर मुझे अल्लाह की क्या ज़रूरत थी? मैं कभी अल्लाह को पहचानती भी ना अगर मुझे डज ना लगी हुई होती। ठीक है, तो बेटा जब इंसान को उसके रिश्ते छोड़ते हैं तभी तो अल्लाह याद आता है। वो है ना कि कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं। I was paralyzed. When I got paralyzed, I was alone in my room. Can you imagine that? I was totally alone. ठीक है, और बेटा वो जो अकेलापन होता है ना, उसी में अल्लाह मिलता है। मुझे आज भी वो दिन याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है कि एक टाइम आया था कि मैं वाकई उस घर के अंदर अकेली थी। मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी पे कहीं चले गए थे, मैं किसी और शहर में थी और उस घर में बिल्कुल अकेली थी और मैं बहुत तकलीफ में थी। तो मैं उस वक्त भी नहीं चल सकती। मुझे आज भी वो दिन याद आता है जब मैं कुरान खोलती थी तो मुझे एक खुशबू आती थी वहां से। द टाइम आई ओपन द कुरान, एक गुलाब की खुशबू आती थी बेटा, एक लहर होती थी जिस जब तक मैं पढ़ती रहती थी वो खुशबू मेरे पास रहती थी, और जब मैं कुरान को बंद कर देती थी वो खुशबू खत्म हो जाती। तो बेटा अल्लाह उस वक्त मिलता है जब इंसान अकेला होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते होते। वन डे यू विल फाइंड, जब आपको अल्लाह मिल जाएगा ना, फिर आपको ये छोटी छोटी बातें अल्लाह आपको बेनियाज कर देगा। वो कहते हैं ना, मुश्किलें हम पे इतनी बड़ी कि आसान हो गई। फिर एक दफ़ा सहाबी आए एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे मेरे रिश्तेदार बहुत तंग करते हैं, मैं उनके साथ अच्छा करता हूँ वो मुझसे बुरा करते हैं, मैं उनके साथ आसान का मामला करता हूँ वो मुझे गाली देते हैं, मैं उनके साथ अच्छाई करता हूँ वो मुझे बदले में बुराई देते हैं, मैं फिर भी उनके साथ रिटर्न में अच्छाई करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ऐसा ही है ना जैसा तुम बता रहे हो, तो तुमने उनके लिए जहन्नुम का गड़ा तैयार कर दिया है, और तुम्हारे साथ अल्लाह ने एक ऐसा निगहबान मुकर्रर कर दिया है जो क़यामत तक तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा, जो मौत तक तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। यह हदीस का मफहूम है। तो अल्लाह ताला ने अगर मेरे साथ एक निगरान मुकर्रर कर दिया तो बेटा मुझे कोई भी मेरी जगह से नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। लेकिन बात सारी फिर गुमान की होती है ना, हम अपने गुमान इस तरह की चीज़ों से हटा देते हैं, और ये चीज़ें हमें कोई भी नहीं बताता। हम वही चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं, आज सास ने ये किया था, आज नंद ये कह गई, फलाने ने मुझे सीधे तरीके से बुलाया नहीं था। हम ये चीज़ें बार बार रिपीट करते हैं। उस रिपीटेशन से क्या होता है, एक तो हम अपने दुश्मन से, अपने हासिद को अपनी सारी नेकियां दे रहे होते हैं। सेकेंडली हम खुद अपने सबसे बुरे दुश्मन हैं।
हम अपने सबसे बुरा जो दुश्मन है वो इंसान अपना खुद होता है, कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। और हम अपने बेस्ट फ्रेंड भी खुद होते हैं। अगर मैं अपनी सोच को ये पक्का कर लूं कि मैंने ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब होती हूँ। किताबें मैंने क्यों उठाई, मैंने कुरान को क्यों संभाला? द रीजन आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दीज थॉट्स। ठीक है, मैंने कहा ना बेटा, जितने भी ऊपर जाने वाले लोग होते हैं कभी आपको नहीं बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, बट यू हैव टू फेस द डिलेमा। एंड वन डे आपको पता चलेगा ये सब कुछ जो आपकी जिंदगी में हुआ था ये कुछ लम्हों के लिए था, उसके बाद एक नई दुनिया शुरू होती है। इन्नमाल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी, हर मुश्किल के साथ आसानी। कुछ ना कुछ अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती रखी होती है। वो देखे ना, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे तो, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, तो एक बद्दू आया और उसने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक को लान तान करना शुरू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, बद्दू को कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बड़ा अफसोस हुआ कि फिर ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बस हो गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी उस बद्दू के जवाब में ना लान तान शुरू कर दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जो है वो जर्द हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैसी दोस्ती है? जब वो मुझे लान तान कर रहा था, मुझे गालियां दे रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे। जब मैंने उसके जवाब में उसको जवाब देना शुरू किया तो आपने मुंह मोड़ लिया, आपने मुंह ही फेर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक तुम खामोश थे, अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह ने तेरे सर पे एक नायब मुकर्रर किया था, अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके हिस्से का जवाब दे रहे थे, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। और जब तू बोल पड़ा तो वो सब पलट गए थे, फिर अकेला तू रह गया था। इस वजह से मैंने भी मुंह फेर लिया, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने मुंह फेर लिया। तो बेटा जब हम खामोश होते हैं, हमसे बेहतर आंसर जो है ना उनको अल्लाह दे रहा होता है, और वो कहीं ज्यादा बेहतर है मेरे जवाब से। तो अगर बंदा ये सोच के खामोश हो जाए कि मेरा अल्लाह इनको जवाब दे रहा है, उसके फरिश्ते मेरे से बेहतर मखलूक इनको जवाब दे रही है और इसको सही वाला जवाब दे रही है, आप यकीन जानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन जानिए बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।